हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 15 के पीपी में हैं एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। टोटल बच्चे चैप्टर 15 के पीपी में टोटल 10 क्वेश्चंस निकले हैं, क्योंकि 15 से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन खाली 15 का हो ऐसा बहुत कम चांस है। मिक्स करके 16, 17, 18 इन सब के साथ दिया जाता है ना, सबके साथ। तो अकेले खाली चैप्टर 15 के 10 क्वेश्चन निकले, तो इनको करने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट इज 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1। इसका देखो डोमेन हमें निकालना है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया था। ये थोड़ा सा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, जिस वजह से मुझे फिर से ये क्लास ऑन करना पड़ा, इसलिए आपको थोड़ा सा लिखा हुआ दिखेगा। डोमेन निकालना है बच्चे। फंक्शन हमें दे रखा है, फंक्शन दिया हुआ है। उसके पीडीएफ सारे आपको मिल जाएंगे। कहाँ से? तो सारे आप देख सकते हो हमारे वेबसाइट पे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 9311377321 नंबर पे जाकर के अपना हेल्प ले सकते हो। अब देखो बच्चे, डोमेन हमें निकालना है। तो दो फंक्शन है, एक ये और एक ये। तो नीचे वाला कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये तो इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता ना। ये तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो ग्रेटर देन 0 मैंने कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। तो 0 0 लेंगे, रेडियस लेंगे 2, और इसका हम लोग बनाएंगे क्या, बताओ क्या बनाएंगे? सर्कल। लेकिन सर्कल को डार्क नहीं करना, बाउंड्री को डार्क नहीं करना, क्योंकि ग्रेटर देन 4 है। तो मतलब डॉटेड से ही काम चलाना, क्योंकि इक्वल टू 4 तो है नहीं, तो सरकमफेरेंस को हम नहीं लेंगे। ग्रेटर देन 4 तो इसके बाहर का एरिया लेंगे बच्चे, सर्कल के बाहर का। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। अब दूसरे फंक्शन को देखेंगे तो 3y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 3y प्लस 9, 3y प्लस 3। इसका ग्राफ हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं पैराबोला से, तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पैराबोला हमें पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और वर्टेक्स, फोकस, लेटस, रेक्टम ये सब हम लोगों को याद नहीं है, और ना ही याद करना चाहते हैं। हम लोगों ने तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रखा है ना, उसी से ग्राफ बनाएंगे। तो ये देखो, इसका ग्राफ डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले इज इक्वल टू 0 का तो ग्राफ बना दें। यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में 3। मैक्सिमम मिनिमा से बनाएंगे बच्चे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इधर आ जाएगा 2x बाई 3 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अब dy बाई डी एक्स 2 निकालेंगे। dy बाई डी एक्स 2 निकालेंगे बच्चे, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव का है 2x बाई 3, दिस इज 2 बाई 3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो केस ऑफ मिनिमा, सो केस ऑफ मिनिमा, मिनिमा का केस है ये, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू भी निकाल लो ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो y इज इक्वल टू 0 माइनस 9 अपॉन में 3। माइनस 9 होगा या प्लस 9 होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 0 माइनस 9 अपॉन 3 दैट इज माइनस 3। तो ये देखो, ये पैराबोला तो आ गया, लेकिन मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है? 0 पे, और वो भी 1 2 3। इस तरीके का ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला कैसे डिसाइड किया? क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाला फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो है, ये हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनता है बच्चे। अब देखो, y जो है वो ग्रेटर देन साइड पे है या लेस देन साइड पे है? y जो है वो ग्रेटर देन पे है, और बाकी एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 का है, अंदर है। तो y जो है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, y बड़ा होना चाहिए। तो y मस्ट बी ग्रेटर देन, y मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3। अब y बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब इससे ऊपर, इसका मतलब इससे ऊपर, इसका मतलब इससे ऊपर। अब देखो जरा, दोनों ग्राफ को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइनिंग, पहला वाला क्या था? सर्कल था, और ये 0 माइनस 3 पे है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे, और उसका रेडियस कितना था? 2 था, ठीक है।
हाँ, निकालना पड़ेगा कि सर्कल में अंदर कट कर रहा है या सर्कल के बाद कट कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए देखो तो एक बार आप y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, पुट कर दो। पुट कर दो y इज इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ना सी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये वाला पैराबोला है, ठीक है, और एक सर्कल है। 2 रेडियस वाला है सर्कल है या 4 वाला? 2 रेडियस वाला है। सर्कल के बाहर रहना है। अच्छा, मैंने सर्कल को सॉलिड से बना दिया, डॉटेड से बनाना है। देखो जरा, सर्कल के बाहर रहना है और पैराबोला के अंदर, और पैराबोला पे इज इक्वल टू है। हाँ बच्चे, यहाँ तो इज इक्वल टू भी है, तो पैराबोला वाले को डार्क कर देना है। पैराबोला वाले को क्या कर देना है? डार्क। अब बनेगा ये वाला फिगर। पैराबोला के ऊपर ऊपर का वाई ले लोगे जो खुला हुआ आसमान की तरफ होगा एरिया, क्योंकि वाई बड़ा है, तो हम हमेशा ओपन टुवर्ड्स अप, ओपन टुवर्ड्स स्काई वाला रीजन लेते हैं क्योंकि उधर ही वाई ज़्यादा होगा। एंड लोकेट दिस पॉइंट इज 30, दिस इज 20। ओके, समझ में आई बात सभी को? हम्म। इसका रीज़न ये है कि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव वाई बन रहा है, और आपने तो पढ़ रखा ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का बनता है ऐसे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का बनता है ऐसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का बनता है अपवर्ड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई का बनता है डाउनवर्ड। पैराबोला की इक्वेशन में लगाया था, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन में लगाया था ना। यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 पुट किया था तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आया था। यस बच्चे। हाँ, अच्छा नहीं, शेड क्यों किया है अपवर्ड, ये आप पूछना चाह रहे हो? शेडिंग इसलिए किया है, ध्यान से सुनो, कि जब आप ये वाला x डालोगे तो इसके सामने ये y आएगा, लेकिन हमें उससे ज्यादा y चाहिए, तो कहाँ मिल रहा है ज्यादा y? इधर ही मिल रहा है ना। तो पैराबोला के ऊपर ऊपर चलना है, इस x पे ये y मिल रहा है, फंक्शन पे हमें ज्यादा चाहिए तो ऊपर ऊपर चलेंगे, नीचे थोड़ी जाएंगे, इसलिए अपवर्ड का शेड किया है, ठीक है। हाँ, y अगर बड़ा होता है ना, तो ऊपर से जो ओपन एरिया होता है, ये ओपन है, उसी को हम लोग शेड करते हैं, y बड़ा होना चाहिए उससे ऊपर। अच्छा, देखो, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने dy बाई डी एक्स निकाल करके इज इक्वल टू 0 किया, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0। 0 किया तो सॉल्व करके x की वैल्यू 0 आ गई, ये आ गई। अब हमने फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाला बच्चे, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला जो कि पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब है केस ऑफ मिनिमा, केस ऑफ मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल लिया इसको पुट करके, उसका से ग्राफ ड्रॉ कर दिया, बनेगा तो ये अपवर्ड पैराबोला है ना, ठीक है। y पॉजिटिव है ये आपने कैसे बोला? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ये बोलना चाहिए, और y का भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है और y का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, इसलिए हमने अपवर्ड बनाया, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस वाले प्लेस पे अगर नेगेटिव होता तो फिर हम डाउनवर्ड बनाते। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पूछा गया 2011 में। डिटरमाइन
डेफिनेटनेस, जो लास्ट टॉपिक हमने किया था, डिटरमाइन डेफिनेटनेस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। कौन कौन से क्वाड्रेटिक फॉर्म है? पहला है क्यू एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर। क्यू एक्स वन कॉमा एक्स टू इज इक्वल टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो देखिए जरा बच्चे, एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर कर रहे हैं। अब एक्स वन प्लस एक्स टू तो ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो या पूरा का पूरा इसको खोल करके भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो कि एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, सो क्यू एक्स वन एक्स टू इज पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। अब दूसरा ले लेंगे, माइनस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो फिर ये आ जाएगा बच्चे लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, सो इज नेगेटिव सेमी डेफिनिट। समझ में आई बात? आप एक्सप्लेन कर दोगे, वेयर एक्स वन एक्स टू कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था बच्चे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि था 2013 में। ना सी बच्चे, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें है आउटपुट QT इज रिलेटेड टू कैपिटल स्टॉक KT। QT इज आउटपुट रिलेटेड टू कैपिटल स्टॉक KT and labor supply LT as follows. Now see, QT is equal to A e to the power alpha t, KT to the power beta, LT to the power 1 minus beta. A अल्फा, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। मतलब एक आउटपुट फंक्शन है जो कि दो टाइप के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल एंड लेबर। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे? कैपिटल एंड लेबर पे। फंक्शन भी दे रखा है किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। ए और अल्फा दोनों पॉजिटिव है, बी इज बिटवीन 0 एंड 1। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर दी, पहला है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड लेबर सप्लाई। ठीक है, यानी हमें रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है बच्चे। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अच्छा ये तो चेन रूल का क्वेश्चन हो गया ना। ये चैप्टर 16 में पढ़ना है बच्चे। यहाँ देखो क्यूटी जो है वो दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, केटी और एलटी पे। तो अगर हमें डी क्यू बाई डी टी चाहिए तो हम करेंगे डेल के बाई डेल टी, सॉरी डेल क्यू बाई डेल के। ध्यान से देखो बच्चे, वैसे तो चैप्टर 16 में पढ़ना है, लेकिन जब इतनी मेहनत की तो थोड़ा सा चेन रूल तो आप यहाँ भी समझ सकते हो। क्यू किसका किसका फंक्शन है? के का और एल का, और इसको टी के रिस्पेक्ट में करना है और इसको भी टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो चेन रूल कहता है कि एक ये वाला तरीका है आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये वाला चेन, और एक ये वाला चेन। तो ये आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डेल क्यू, इस वाले रास्ते आ रहे हैं तो डेल क्यू बाई डेल के इंटू डी के बाई डी टी। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चेन रूल अच्छे से हम लोग चैप्टर 16 में पढ़ेंगे। लेकिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है ठीक है, जिन लोगों ने कैलकुलस लिया होगा फर्स्ट सेम में ना जी में, उनको तो समझ में आ रहा होगा। देखो जब क्यू को डिफ्रेंशिएट, वही वही बोल ही रहे, क्यू टी जो है ना वो अभी दो चीज़ों का फंक्शन है,
तो जब आप Q को किसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने चलते हो तो यू हैव टू ऑप्शंस। अब आपको सोचना पड़ रहा है कि हम K की तरफ मुड़े या फिर L की तरफ जाएं। तो आप लगा दोगे डेल। आपने K को चूज किया पार्शियली तो आप लगाओगे डेल। लेकिन जब K की बारी आ रही है तो K के लिए तो खाली T है, तो वहां लग जाएगा dk/dt। अब इधर आ जाओ। अब आपने K को छोड़ करके L को लेने का सोचा तो डेल क्यू बाई डेल L, और इधर आ जाएगा dl/dt। समझ में आई बात? तो बाय चेन रूल हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे, बाय चेन रूल dq/dt। और यहाँ पर d इसलिए लगाया क्योंकि फाइनली जो q है ना वो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, वो है सिर्फ t पे, इसलिए dq/dt लगाया। अगर फाइनली एक से ज्यादा पे डिपेंड करता तो फिर डेल लगता है, इसलिए dq/dt लगा रहे हैं। ठीक है, तो dq/dt इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिख देंगे, डेल q बाई डेल k इंटू डी के बाई डी टी, डेल q बाई डेल l इंटू डी एल बाई डी टी। अब बस इसको डिफ्रेंशिएट करके पुट कर देना है। इसको जब k के रिस्पेक्ट में करोगे तो k खाली यहाँ है, तो a e टू द पावर अल्फा t आ गया, अंदर में बीटा के टी टू द पावर बीटा -1 इंटू के डैश टी, और l का तो हो गया 0। ठीक है, इंटू डी के बाई डी टी प्लस डेल क्यू बाई डेल एल। एल के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चे तो ये तो कॉपी होगा ही, ये हो जाएगा 0 और इसका आ जाएगा नीचे, यानी a e टू द पावर अल्फा t 0, ये माइनस में है ना बीच में, या इनटू है? अच्छा, इनटू है। इनटू है तो बच्चे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, हमने k का किया और l को नहीं टच किया तो एल टी टू द पावर 1 माइनस बीटा भी रहेगा। समझ में आ रही बात? पार्शियली कर रहे हैं। अब जब l के रेस्पेक्ट में करोगे तो k कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा और खाली इसका होगा, तो a e टू द पावर अल्फा t k t टू द पावर बीटा 1 माइनस बीटा एल टी टू द पावर 1 माइनस बीटा -1 और इंटू एल डैश टी, थोड़ा सा छोटा करने दो, इंटू एल डैश टी। ठीक है, यानी कि डी एल बाई डी टी। अच्छा, एक एल डैश टी भी आएगा ना इसके साथ? हाँ ठीक है, इसको किया, ये कांस्टेंट आ गया विथ रिस्पेक्ट टू एल टी कर रहे हैं, एल के रिस्पेक्ट में, तो 1 माइनस बीटा एल टू द पावर 1 माइनस बीटा -1, और फिर एल को कर रहे हैं तो एल डैश टी। अच्छा, यहाँ भी तो हमने कर ही दिया के को के डैश टी, तो वापस इसको नहीं करेंगे बच्चे, डी के बाई डी टी नहीं आएगा। समझ में आ गई बात सबको? चेन रूल लगाया हमने। अब देखो a e टू द पावर अल्फा टी कॉमन आ गया, k की पावर कितनी है? बीटा -1। यहाँ देखो k की पावर है बीटा -1, k की पावर है बीटा, तो क्या कॉमन लेंगे हम लोग? बीटा -1, तो के टी टू द पावर बीटा -1। अब हम लोग लेंगे एल टी का पावर है 1 माइनस बीटा और एल टी का पावर है, इधर देखो 1 और 1 कैंसिल हो गया, माइनस बीटा, दोनों में से कौन सा कॉमन लेंगे? एल की पावर कितना कॉमन लेंगे? यस, क्योंकि ये एक ज्यादा है, माइनस बीटा कॉमन लेंगे। अब बच गया क्या? के तो पूरा बाहर निकाल लिया बीटा, और एक एल टी बच गया, और के डैश टी प्लस, इधर ये तो पूरा बाहर जा चुका है, के टी टू द पावर बीटा, तो एक के टी बच गया, के टी टू द पावर बीटा है, एक के टी बच गया, 1 माइनस बीटा एल टी टू द पावर माइनस बीटा तो चला गया, और फिर है एल डैश टी, ये आ गया डी क्यू बाई डी टी। तो बच्चे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट है, तो अब आप लिख दोगे डी क्यू बाई डी टी, यानी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू ए ई टू द पावर अल्फा टी के टी
बीटा माइनस वन एल टी टू द पावर माइनस बीटा बीटा एल टी डी के बाई डी टी। डी के बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल प्लस वन माइनस बीटा इंटू के टी, और ये है डी एल बाई डी टी। तो बस अब आपको लिख देना है कि ये हो गया रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट, ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल, ये हो गया रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा। तो ये तो कांस्टेंट जैसा कॉपी होता चला जा रहा है ना। ठीक है, तो डेल क्यू बाई डेल के, पहले इसको के रिस्पेक्ट में किया, फिर टी के रिस्पेक्ट में किया, फिर इसको एल के रिस्पेक्ट में किया, फिर टी के रिस्पेक्ट में किया एल को। उससे हमें पता नहीं है ना कि के टी किस फॉर्म में है, के टी किस फॉर्म में है, नहीं है ना, और दोनों अलग अलग है, तो पार्शियल डेरिवेटिव लगा करके करना होगा। ये चैप्टर 16 में आप अच्छे से समझोगे बच्चे। अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, चैप्टर 16 में चेन रूल हमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करने हैं, तो वहाँ आपसे हो जाएगा ये। तो अभी इसको ज़्यादा टेंशन मत लो। इसका सेकंड पार्ट है, हाँ, तो इसीलिए तो ये के डैश टी जो लगाया था ना, तो डी के बाई डी टी हटा दिया हमने, कि हमने किया ही है डी क्यू बाई डी के, और फिर के को टी के रिस्पेक्ट में कर दिया ना। के रिस्पेक्ट में तो डिफ्रेंसिएशन हो गया। ये किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है? के रिस्पेक्ट में है। फिर ये जो है डी के बाई डी टी, वो यहाँ पे लग गया। ठीक है, ये जो है ये किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है? एल के रिस्पेक्ट में, तो एल डैश टी लग गया। चलो अब देखो तो सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन हाउ अल्फा कैन बी रिगार्डेड अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ टेक्निकल प्रोसेस। ये सब बच्चे बाद में हम लोग करेंगे, अभी नहीं करना है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको अभी होल्ड पे डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं, ये गलती से इसमें आ गया होगा, है ये 16 का क्वेश्चन नंबर 4 2014। देखिए बच्चे, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अच्छा, 3D का ग्राफ बनाना है हमें। हमें क्या करना है? 3D का ग्राफ बनाना है, एंड ड्रॉ अ सेट ऑफ लेवल कर्व। लेवल कर्व भी बनाना है, 3D कर्व भी बनाना है, लेवल कर्व भी बनाना है, c इज इक्वल टू 0 और 2 के साथ। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस वाई फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ सी, तो इस ग्राफ के बारे में आपका क्या कहना है? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये तो जेड होगा ना, जेड इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि एफ एक्स वाई को हम लोग क्या मानते हैं? जेड मानते हैं, तो ये तो जेड की वैल्यू है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे? जेड इज इक्वल टू कुछ अपना डालो, और 3D का भी ग्राफ बनाएंगे। तो 3D में ये रिप्रेजेंट करेगा एक प्लेन, देखो ना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स के नीचे 2, y के नीचे 2, देख रहे हो पेपर में आ रखा है, z के नीचे 2 इज इक्वल टू 1। तो 3D में क्या बन जाएगा? ये एक प्लेन बन जाएगा, x एक्सिस, y एक्सिस, और ऊपर में क्या आ गया? z एक्सिस। x के नीचे 2 है, दिस पॉइंट, y के नीचे 2 है, 1 2, तो 0 2 0, दिस इज 2 0 0, z के नीचे 2 है, तो 1 2 0 0 2। अब तीनों को ज्वाइन कर देंगे, तो दिस इज द ट्रायंगुलर, मतलब प्लेन, जो कि ट्रायंगुलर प्लेन नहीं बोलेंगे, इट इज अ ट्रायंगुलर बाउंड्री, क्योंकि इज इक्वल टू है, तो हमें सिर्फ बाउंड्री पे ही रहना है, ना हम बाउंड्री के अंदर जाएंगे, ना हम बाउंड्री के बाहर जाएंगे। क्लियर बच्चे? तो ये हो गया हमारा 3D ग्राफ। ओके, अब देखो जरा, हाँ नहीं नहीं, ये तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, लेस देन इक्वल टू नहीं था ना। हाँ ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है,
हाँ बच्चे ये प्लेन है क्योंकि जेड की तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी ना। हाँ इस प्लेन को आप ले लोगे, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन है तो प्लेन मिलेगा। ओके बच्चे, ये प्लेन की इक्वेशन है तो ये प्लेन ही मिलेगा। अब देखो, हाँ तीनों चीजें पॉजिटिव है और तीनों इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लगेगा। जैसे किसी पे स्लाइड करके टिका दिया गया, मतलब रख दिया गया, टच करा दिया गया तीनों एक्सिस को, ऐसा ट्रायंगुलर प्लेन है ये। अब देखो किसके किसके लिए लेवल कर्व बनाना है, c इज इक्वल टू 0 एंड 2 के लिए। फॉर c इज इक्वल टू 0 तो आप 0 इज इक्वल टू 2, इसमें एफ एक्स वाई की जगह क्या डाल दोगे, 0। 0 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। और फॉर c इज इक्वल टू, दूसरा क्या है 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो तो जब लेवल कर्व बनाएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये किसके लिए, c इज इक्वल टू 2 के लिए, और c इज इक्वल टू 0 के लिए है 2 0 माइनस 2 0, तो इट विल बी लाइक दिस वे। ये किसके लिए, c इज इक्वल टू 2 के लिए। क्लियर बच्चे। तो ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस मिल रहे हैं जो कि बाद में जाकर के क्या बनाएंगे, प्लेन बनाएंगे। ओके बच्चे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं। हाँ तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं जाना, एफ एक्स वाई इज पॉजिटिव। एक मिनट बच्चे, ये ऐसे रहना है, इसको डार्क कर दिया, तो लेवल कर्व पे मतलब उसका इमेज जो है वो ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो ट्रायंगुलर प्लेन है तो उसका इमेज ऐसे ही मिलेगा ना हम लोगों को एक्स वाई प्लेन में। क्लियर बच्चे। लेकिन आपको इसमें शेड नहीं करना क्योंकि कहीं भी लेस देन नहीं दिया हुआ, लेवल कर्व में खाली 2 आ गए, बस हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। यस बच्चे, अब है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड ऑल सेकंड, समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है। और प्लेन कैसे पता लगा, तो x के नीचे इंटरसेप्ट है, y के नीचे इंटरसेप्ट है और z के नीचे इंटरसेप्ट है। तो ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा जिसका इंटरसेप्ट x एक्सिस पे 2 है, y एक्सिस पे 2 है और z एक्सिस पे भी 2 है। इसलिए हमने प्लेन को क्या कर दिया, शेड कर दिया। ठीक है बच्चे। नहीं नहीं, इनर में वो मेरा मोटा थोड़ा थिक था हाइलाइटर, इसलिए आपको लग रहा होगा। एक मिनट, अच्छा एक मिनट हटा देते हैं, मतलब इनर इनर ही है, आउटर नहीं है। वो पेन मोटा था इसलिए बाहर निकल गया होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड ऑल these second order, find all these second order partial derivatives of z for z is equal to x square y square e to the power 2x y. Now see, z is equal to है x square y square e to the power 2x y। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसके लिए देखो तो z कितने वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे, x और y पे। तो एक बार फर्स्ट ऑर्डर निकाल लें, डेल z बाई डेल x, एक्स स्क्वायर और इसमें भी x है, तो एक्स स्क्वायर रखेंगे और डेल बाई डेल एक्स किस पे करेंगे, e टू द पावर 2xy पे। और वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर को अभी बाहर रख लेते हैं कहीं पर, एक मिनट रुक जाओ, वाई स्क्वायर को निकाल ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर को रखा और डेल बाई डेल एक्स किसके ऊपर करेंगे, e टू द पावर 2xy पे। नेक्स्ट टाइम में e टू द पावर 2xy रखेंगे और डेल बाई डेल एक्स किस पे करेंगे, एक्स
स्क्वायर पे, ये आ गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2xy कितना आ गया, ई टू द पावर 2xy, और 2xy का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y प्लस ई टू द पावर 2xy, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा बच्चे पूछे। यहाँ ये पावर था, ई का कुछ भी पावर हो, पहली बार में तो वो कॉपी होता ही है डिफरेंशिएशन में, फिर पावर को हम दोबारा करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स का 1 हो जाएगा और 2y कांस्टेंट जैसा कॉपी हो जाएगा। अब निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर निकालना है ना, तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, इसी चीज को दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई स्क्वायर बाहर और इस बार 2y बाहर, और इन दोनों पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, इस पे और इस पे, एक्स स्क्वायर रखेंगे ई टू द पावर 2xy और फिर 2xy का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2y प्लस ई टू द पावर 2xy इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस इस दोनों पे भी बच्चे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, 2 को बाहर रख लेते हैं, 2 ई टू द पावर 2xy इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 2y इंटू 2x कॉन्स्टेंट, नेक्स्ट टाइम में ई टू द पावर 2xy रख देंगे और 2x का क्या हो जाएगा 2। समझ में आई बात, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको जब अब हम पूरा एक्सपैंड करेंगे तो ये वाई स्क्वायर पूरे ब्रैकेट के बाहर है, सबके साथ मल्टीप्लाइड है, तो 2y³ एक्स स्क्वायर, अच्छा ई टू द पावर 2xy तो सब जगह है ना, इसको कॉमन ही ले लो, देखो किसको कॉमन ले रहे हैं, इसको 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 कॉमन ले लें बाहर, तो ई टू द पावर 2xy बाहर आ गया, वाई स्क्वायर भी बाहर आ गया, अब बचा क्या, 2y एक्स स्क्वायर इंटू 2y तो 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2y तो 4xy प्लस ई टू द पावर 2xy को ले लिया है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 xy, इसको तो बाहर ले लिया है, अब ये 2 और 2 मिल करके आ गए 4, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 भी बाहर निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं निकाल सकते, 4 बाहर निकाल लिया, ई टू द पावर 2xy वाई स्क्वायर ये आ गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 8 इसमें से 4 बाहर निकाले उधर से तो 3xy प्लस 1 आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऐसे ही आपको करना है, ये हो जाएगा या मुझे पूरा करना पड़ेगा, हेलो, कौन सी आइडेंटिटी, ये है क्या सिमेट्रिक, देखो तो जरा, हाँ चलो सिमेट्रिक है तो थोड़ा सा तो काम कम हो गया, देखो ना एक्स की जगह वाई अगर डाल दोगे तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2y(x) सेम फंक्शन है, तो सिमेट्रिक है तो एक तो आपको हेल्प मिल गया, डेल टू जेड बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू आप लिख दोगे 4 ई टू द पावर 2y(x) एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y(x) प्लस 1, ठीक है, एज fxy इज सिमेट्रिक। अब एक बस और निकालना है, वो है डेल टू जेड बाई डेल एक्स और डेल वाई, तो ये है ही हमारे पास, एक बार इसको लिखना पड़ेगा, डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर में 2xy इंटू 2y प्लस ई टू द पावर 2xy इंटू 2x। अब इसको बच्चे सॉल्व करना है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स और डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करना है बच्चे, तो वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो इस बार डेल बाई डेल वाई करेंगे और ये चला जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा 2y³ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर में 2xy प्लस ई टू द पावर में 2xy प्लस 2xy स्क्वायर। अब देखो जरा, x वाली चीज़ों को बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर और यहाँ से x बाहर, 2 भी बाहर, इधर से 2 भी बाहर, ठीक है, ये तो इनटू है,
हाँ हाँ। हम्म। अब देखो, ये प्रोडक्ट रूल इस पे लगाएंगे। पहले तो 2x² को बाहर निकाल रहे हैं, निकाल दिया। अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए है y³ और e⁻²xy लगाएं। तो y³ पे करेंगे तो 3y², तो उस टाइम में ये बिल्कुल साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट टाइम में अब y³ साइलेंट हो गया तो e⁻²xy, और 2xy का क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं बच्चे, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस, इस पे अब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो e⁻²xy। अच्छा, अलग अलग करना चाहिए ना, तभी तो x को ले पाएंगे। हाँ ठीक है। इधर से बच्चे हमने 2x निकाल लिया। अब इस पे और इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी इस पे और इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो e⁻²xy इंटू y² का 2y प्लस y² रखा तो e⁻²xy, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x। ये आ गया e⁻²xy, 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 तो इनको कॉमन ही ले लो। ये कितना हो गया, 3 × 2 = 6 x² y² प्लस 2x² तो 4x³ y³ प्लस 4xy प्लस 2 × 2 = 4 x² y²। ये आ गया हम लोगों का। और तो कुछ कॉमन नहीं होगा ना, हाँ हो सकता है। e⁻²xy 6 + 4 10 x² y² प्लस 4x³ y³ प्लस 4xy। हो गया, सारे निकल गए पार्शियल डेरिवेटिव, चारों के चारों निकल गए। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट, कहाँ पर, इसके बाद, यही मैम इसके बाद आ गया। अच्छा, ये मैंने कहाँ से लिखा ये वाली चीज, ये आप पूछना चाह, तो देखो, del2z/del x/del y, तो del x जो पहले से है उसी पे del y करना, और del x ये रहा। मैंने थोड़ा सा स्क्रीन उस टाइम में छोटा किया था और ऊपर से कॉपी किया था। del z/del x ये रहा, इसी को मैंने इधर कॉपी करके लिखा है ना, अंदर लेते गए, यही तो रहा, ठीक है। और अंदर लेते गए तो ये हो गया 2y³, और इसके साथ चला गया तो 2xy²। क्लियर बच्चे? फिर उसके ऊपर हमने y वाला रूल लगा दिया। थोड़ा सा ना ये पेशेंस रख के करने वाली चीजें हैं, इसमें अगर घबराओगे या जल्दीबाजी करोगे तो गड़बड़ होंगे ही होंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव जब भी करना हो तो बड़े आराम आराम से करो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द डोमेन एंड स्केच इट। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। डोमेन एंड स्केच बनाना है इसका। f(x, y) = रूट अंडर x + y + 1 अपॉन x - y। तो देखिए बच्चे, डोमेन के लिए क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x - 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। रूट के अंदर में जो है x + y + 1 वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -x - 1। अब डोमेन को स्केच भी करना है, तो सबसे पहले बच्चे आपको क्या स्केच करना पड़ेगा, y = -x - 1, तभी तो ग्रेटर देन का अपर वाला लेवल सेट करेंगे। कौन कौन से 2 पॉइंट मिलेंगे, x y, x0 y0। अगर x0 डालेंगे तो y - 1, अगर y0 डालेंगे तो x = -1, यानी दोनों -1, तो ये एक -1 0, ये एक -1 0, ये बन गया। आप लोग भी देखते रहना, कहीं कुछ गलत लगता है तो आप लोग मुझे टोकना। ये लाइन बन गई, ये लाइन है y = -x - 1। अब है लेकिन, लेकिन इनका कहना है कि आप x = 1 नहीं ले सकते। तो भाई x = 1 नहीं ले सकते, तो बता सकते हो मुझे कौन सा पॉइंट एक्सक्लूड होगा?
जब यहाँ पर हम 1 पे होंगे तो ये जब आएगा ना तो ये पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा। निकाल फेंकना है इसको, रेड वाले को। तो पी से बाहर निकाल देंगे, पी से बाहर निकाल देंगे। समझ में आई बात? पी को बाहर निकाल देंगे और बाकी पूरी लाइन आएगी। और y शुड बी ग्रेटर देन, तो हम इसके ऊपर का शेड करेंगे, ऊपर का शेड करेंगे, बस एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट। तो लैंग्वेज में आप लिख दोगे एरिया इज above line y is equal to -x -1 above and on the line, above and on the line excluding, कौन से पॉइंट को निकाल करके? p को। अच्छा, x जो है वो 1 नहीं हो सकता, तो इसी लाइन को निकाल दो ना। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब नहीं आएंगे। तो इधर का दे दो रीजन 1, इधर का नाम दे दो रीजन 2। अलग अलग कलर से कर दे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो, रीजन 1, रीजन 2। अब आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब बस उस लाइन पे नहीं रहना है, रीजन 1 एंड रीजन 2 हो गया, तो इस लाइन को डॉटेड से हमें शो करना चाहिए ना। x इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। क्लियर बच्चे? एरिया इज अबव, क्या है? डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से ये क्लियर हो जाता ना कि x अब कभी भी 1 नहीं होगा। उसको हटा दिया है हमने। अगर सॉलिड लाइन, लेकिन y तो फिर ग्रेटर देन है ना -x -1 से, तो अब प्लेन भी आ गया ना, उससे ऊपर वाला प्लेन। ठीक है, प्लेन आ गया उसके ऊपर वाला। यस बच्चे? वही करना ही है। MME 1 के चैप्टर 2 में हम लोगों ने भी वही किया है ना, 11th वाला पार्ट, कि y जब है ग्रेटर देन है तो आप इसमें ओरिजिन टेस्ट लगाओ, इधर 0 डाल दो और इधर 0 -1। क्या सही है? 0 इज ग्रेटर देन -1? यस। तो जिधर ओरिजिन है हम उधर ही शेड करेंगे। तो ओरिजिन इधर था ना, इसलिए हमने उधर शेड किया। ठीक है, हाँ। तो कभी कभी लाइन जब ओरिजिन से पास करती है तब ओरिजिन टेस्ट काम नहीं आता, तब हम हाइपोथेटिकली कोई भी पॉइंट ले लेते हैं उस रीजन में और उस पर चेक कर लेते हैं ना भाई। ठीक है, अब देखो जरा। तो ये इतना, हाँ हाँ, दोनों को 0 डालते हैं और फिर देखते हैं कि 0 डालने के बाद इनइक्वलिटी जो आ रही है वो ट्रू है या गलत है। अगर ट्रू है तो हम टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला शेड करेंगे, अगर फॉल्स होगा तो हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला शेड करते हैं, यानी नीचे वाला। क्लियर बच्चे? ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। ना सी, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आज करें या 7 8 9 10? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू दिस सरफेस। इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। एफ एक्स वाई आज के क्लास में तो बच्चे नहीं हो पाएगा। फाइंड इन विच द डोमेन इज, बच्चे इसमें ना आधा घंटा लग जाएगा, 20-25 मिनट लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आज के क्लास में नहीं करते हैं, क्लास 2 में करेंगे, चैप्टर 15 पीपी। क्योंकि अगर आज क्वेश्चन नंबर 7 को कर भी लें तो फिर 3 क्वेश्चन करने में 10 से 15 मिनट लगेगा, तो आधा घंटा का थोड़ा वीडियो बनेगा तो सही होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे और फिर साथ ही साथ असाइनमेंट भी शुरू कर देंगे। ठीक है, असाइनमेंट में तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाले होंगे, तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग असाइनमेंट शुरू कर देंगे। किसका? असाइनमेंट में टोटल हैं 54 क्वेश्चंस, 54 क्वेश्चंस हैं। तो इसको बच्चे हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लेकिन असाइनमेंट में ना बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में करा देते हैं हम लोग पढ़ाते पढ़ाते, तो जो जो किया होगा उसको छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में दो दो क्लास बनेगी, एक चैप्टर 15 का पीपी खत्म करेंगे और असाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे। ओके बच्चे,
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।